वेलकम टू दी माई चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज मैं ट्रिपल सी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, उसके सिलेबस के बारे में और उसका एक या दो चैप्टर को कवर करने वाला हूँ। ठीक है ना। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं पहले ट्रिपल सी होता क्या है। सबसे पहले जानते हैं ये ट्रिपल सी होता क्या है। ठीक है, तो ट्रिपल सी का पहले नाम सुनिए, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। यानी ट्रिपल सी का जो पूरा नाम होता है वो होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, जो टोटल 90 दिन का क्या होता है, कोर्स होता है, जिसके अंतर्गत आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज को अच्छे से दी जाती है और इस कोर्स को करने के बाद एक गवर्नमेंटेड सर्टिफिकेट प्राप्त होता है जो ग्रेड सर्टिफिकेट होता है। जैसे ए बी सी डी ये सारे ग्रेड होते हैं और उसके साथ साथ एक एस ग्रेड होता है जो सुपर ग्रेड होता है। यानी आप 85 प्लस नंबर पाएंगे तो आपको सुपर ग्रेड मिलेगा और जो सबसे कम होता है वो डी होता है, जो आप 50 से 54 के बीच में पाते हैं तो आपका ये ग्रेड होता है डी ग्रेड। बाकी आप 50 से अगर नीचे आपने पा गया क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है, यानी आपका अगर 49 नंबर आता है एग्जाम में तो आप फेल माने जाते हैं, आपको फेल बोला जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके साथ साथ जो ये हमारा ट्रिपल सी होता है ना, ये जो हम ट्रिपल सी का कोर्स करते हैं, ठीक, उसमें आपको एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ट्रू फॉल्स इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। यानी नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 100 होता है जिसमें से आपको 50 नंबर लाना कंपलसरी होता है। आपको ये दिमाग में बैठाकर चलना पड़ेगा कि आपको कम से कम 50 या 50 से ऊपर नंबर लाएंगे तभी आप ये क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो ट्रिपल सी एग्जाम को। और इसको पास करने के बाद गवर्नमेंटेड सर्टिफिकेट जो ट्रिपल सी का होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट वो आपको मिल जाएगा। चलिए अब इसे हमें करने से क्या क्या होता है। ठीक, देखो सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी देख लो। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी इसकी 10th होती है, यानी 10 पास या 12th या ग्रेजुएट या पीजी पोस्ट ग्रेजुएट लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। 90 दिन का ड्यूरेशन होता है, आपको पहले ही बता चुके हैं। इसको आप करके आसानी से सर्टिफिकेट को प्राप्त कर सकते हो। अब इसे करने के बाद आपको क्या फायदा होने वाला है, आप इस सर्टिफिकेट को कंप्यूटर ऑपरेटर के जरिए लगा सकते हो, जॉब के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए लगा सकते हो, सोशल मीडिया ऑपरेटर के लिए इसे लगा सकते हो। इसके साथ साथ आप यूपी गवर्नमेंट और अन्य बहुत सारे गवर्नमेंट हैं जो अपना एग्जाम कराती हैं ऑपरेटर भर्ती के लिए, उसमें ये ट्रिपल सी कंपलसरी होता है। ठीक है, अधिकतर ये यूपी में बहुत ही ज़्यादा मान्य होता है। ठीक है ना, तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। इसमें देखिए सबसे पहले सिलेबस, चैप्टर 1 जो होता है वो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर होता है। यानी इसके अंतर्गत आपका कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, उसके बारे में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वायरस वगैरह जो भी चीज़ होंगे इसके अंतर्गत आपको पूछा जाएगा। ठीक है ना, प्रोसेसिंग यूनिट सॉफ्टवेयर बोले ना, ये सब चीज़ जो आपका चैप्टर 2 आता है इसके अंतर्गत आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछी जाती है। ठीक है, इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछ के क्या की जाती है, सारी जानकारियाँ दी जाती हैं। उसके साथ साथ फिर से आपका जो नेक्स्ट आता है वो होता है आपका वर्ड प्रोसेसिंग, जिसको एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर होता है। यानी एमएस ऑफिस से भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, जिसमें वर्ड, एक्सेल, ठीक है, पावर पॉइंट, इन सबसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक, और इसी के विपरीत जो हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है एक होता है लिब्रे, ठीक है, ऑफिस, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वर्ड की जगह उसमें राइटर होता है, एक्सेल की जगह कैल्सी होता है, पावर पॉइंट की जगह इम्प्रेस होता है। तो इसमें से आपको क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। तो मैं धीरे धीरे करके सबको कवर करूंगा। मैं 1 महीने के अंदर इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करने का दावा रखता हूँ और इसको करने के बाद आप आसानी से एग्जाम दे लोगे और उसको क्या करो, बीट कर लोगे। और जो ये हमारा सिलेबस है, अगर आपका इसको पीडीएफ चाहिए तो आप इसे क्या कर सकते हो, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको लोड कर सकते हो। वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और इसे आप पूरा पढ़ सकते हो, इसमें क्या क्या चीज़ पूछा जाता है। ठीक है, जो चौथा होता है वो स्प्रेडशीट होता है, यानी एक्सेल होता है। इसके बारे में पूरा नॉलेज दूंगा आगे चल के। ठीक है, फिर से आपका एक प्रेजेंटेशन होता है, यानी पावर पॉइंट, पावर पॉइंट होता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, फिर से नेक्स्ट अगला होता है वो होता है इंट्रोडक्शन ऑन टू इंटरनेट एंड डब्ल्यू यानी वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, डब्ल्यू मत समझ लेना, ये वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में है।
ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ क्या क्या चीज़ होता है। इसके साथ साथ जो मॉड्यूल 7 होता है इसका, यानी चैप्टर 7 होता है, उसमें ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस सर्विसेज होते हैं, जिसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा एक एक को प्रैक्टिकल करा के। फिर से अगला जो चैप्टर 8 होता है उसमें होता है डिजिटल फाइनेंस, ठीक है ना, डिजिटल फाइनेंस टूल्स एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। डिजिटल फाइनेंस के लिए कौन कौन से टूल्स होते हैं, कौन कौन से एप्लीकेशंस का प्रयोग करके उसका काम किया जाता है। यूपीआई जो नेफ्ट वगैरह होता है ना, आरटीजीएस, आईएमपीएस, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। चेक जो भी होगा इसी के अंतर्गत आएगा। और जो एट लास्ट 9वां टॉपिक बचता है, ठीक है, फ्यूचर स्किल्स, साइबर सिक्योरिटी के बारे में होता है, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डाटा एनालिटिक्स, ठीक है। ये सब चीज़ें जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब चलिए अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिए। अब एक एक करके एक एक मॉड्यूल को खत्म करते हैं, एक एक चैप्टर को खत्म करते हैं। तो आज के हम चैप्टर में सबसे पहले बेसिक यानी चैप्टर 1 से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, और A to Z मैं यहाँ पे लिखवाने वाला नहीं, और जो मैं बोलूँगा आप क्या करोगे उसको कॉपी पे नोट करते रहना, क्या क्या एग्जाम के दृष्टि से एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ जाते हैं। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अब ये पूछोगे सर ये पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आप कहाँ बता रहे हो, इससे मतलब क्या है। मतलब है, देखो सबसे पहले कंप्यूटर पढ़ोगे तो आपको ये जानना होगा कंप्यूटर किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, मॉनिटर, सीपीयू, स्पीकर, माउस, और एक क्या होता है, कीबोर्ड, ठीक है। इन सब चीज़ों से मिलकर क्या होता है, हमारा कंप्यूटर बना होता है। अब देखो सीपीयू ये नहीं पूछेगा, अब ये इनमें से कौन कौन से कंप्यूटर का भाग है ये नहीं पूछता है, पूछेगा सीपीयू क्या है, सीपीयू क्या है, और सीपीयू का पूरा नाम क्या है। तो सीपीयू का पूरा नाम आप जानते हो, CNTERL, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सीपीयू क्या है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। क्या है, सीपीयू क्या है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। ये इंपॉर्टेंट बनता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक। फिर से ये मॉनिटर क्या है, मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है, आउटपुट डिवाइस है। अब ये पूछेगा मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। अब ये आउटपुट डिवाइस है तो मॉनिटर के प्रकार कितने होते हैं, तो मॉनिटर हमारा 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, ये पूछता है, CRT, LCD, LED, ठीक है। CRT को बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसका होता है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है ना। ये हमारे से मॉनिटर के प्रकार हैं। अब डिस्प्ले के प्रकार अलग होते हैं जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा अभी क्या होता है, ठीक है। फिर से पूछता है स्पीकर क्या है, तो स्पीकर भी आप जानते हो ये क्या हमारा आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। फिर से पूछता है कीबोर्ड क्या है, ठीक है ना। तो कीबोर्ड हमारा क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अब ये जो कीबोर्ड है और ये जो माउस है, ये इनके प्रकार पूछता है, बार बार हर एग्जाम में पूछता है इनके प्रकार। तो इनके 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। जो पहला होता है वो होता है ऑप्टिकल या PS2 माउस कीबोर्ड, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है USB माउस या कीबोर्ड। जो तीसरा होता है वो होता है वायरलेस माउस या कीबोर्ड। यानी ये माउस के हमारे माउस और कीबोर्ड के ये 3 प्रकार है। इसमें से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है इनमें से कीबोर्ड के प्रकार कौन सा है। अब देखो जो ये PS2 हमारा माउस अगर होता है, PS2 अगर माउस होता है, ठीक, तो इसका कलर कोड ग्रीन होता है, यानी जो केबल लगता है वो ग्रीन में लगती है, ठीक। लेकिन अगर यही PS2 कीबोर्ड लगेगा तो इसका क्या लगेगा, पर्पल। ये चीज याद रखिएगा, ऐसे कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, इसको आप अच्छे से पढ़ो, इसको ध्यान से समझो, क्योंकि ऐसे ही करके एग्जामिनर क्वेश्चन को पूछेगा और आप इसी में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। USB आप जानते हो, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। वायरलेस जानते हो, बिना तार का, विदाउट वायर, ठीक है ना। बिना तार में जो लगे होते हैं वो हमारे कहते हैं वायरलेस होते हैं, ठीक है। माउस है अगला। अब देखो माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ये सब लोग जानते हैं। और दुनिया में
सबसे ज़्यादा अगर यूज होता है तो माउस ही होता है एक इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग, ठीक है। माउस का खोज किसने किया था, पूछता है माउस का खोज किसने किया था, ठीक है ना। तो डगलस एंगलबर्ट ने इसकी खोज की थी। किसने की थी, डगलस एंगलबर्ट ने। अब फिर से पूछता है माउस का पूरा नाम है, या पूछेगा यस इज स्टैंड फॉर माउस वर्ड, ठीक है। यस किसको प्रदर्शित करता है माउस शब्द में, ठीक है ना। तो माउस का पूरा नाम जब जानोगे तभी तो लिखोगे, ठीक। तो क्या होता है, मैन्युअली ऑपरेट यूजर सिलेक्शन इक्विपमेंट, ठीक है ना। ये माउस का पूरा नाम है। तो अगर पूछेगा यू किसके लिए, यस किसके लिए हो रहा है, तो सिलेक्शन के लिए क्या कर रहा है, हमें शो कर रहा है, ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखना है। फिर से पूछता है अगला क्वेश्चन, सबसे पहला माउस किस चीज का बना था, ठीक है। तो वो हमारा लकड़ी का बना था। किसका बना था, लकड़ी का माउस बना था। ये चीज आपको याद रखना है, ऐसे करके क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक। फिर से इसके बाद हमने मॉनिटर के बारे में बताया था, ठीक। तो ये देखो, ये जो मॉनिटर है, यहाँ मॉनिटर देख रहे हो, ठीक है ना। इसको मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। चलिए व्हाइट कलर यूज कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये मॉनिटर में ये फिगर दिख रहा है पीछे, इसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। और ये जो हमारे छोटे छोटे ये दिख रहे हैं, ये ये इन तीनों को हम कहते हैं फाइल या फोल्डर या आइकन, ठीक है। ये डेस्कटॉप पे हमारा क्या होता है, तीन चीज मौजूद होता है, फाइल होता है, फोल्डर होता है या आइकन होता है। अब ये पूछता है आइकन क्या होता है, तो किसी भी एप्लीकेशन का ग्राफिकल सिंबल होता है। किसी भी एप्लीकेशन का क्या होता है, ग्राफिकल सिंबल होता है, ठीक। फिर से हमारा फोल्डर क्या होता है, फोल्डर वह चीज होता है जिसके अंतर्गत हम फाइल को स्टोरेज करते हैं, यानी फाइल को रखते हैं। और ये फाइल क्या होता है, फाइल हमारा किसी एप्लीकेशन द्वारा बनाया गया प्रोग्राम होता है, हम फाइल्स कहते हैं, ठीक है। जो ये नीचे देख रहे हो, ये ब्लैक वाली पट्टी जो है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं टास्क बार। क्या बोलते हैं, टास्क बार, ठीक है ना। अब ये टास्क बार होता क्या है, यानी पूछता है टास्क बार का काम होता क्या है, ठीक है ना। तो किसी भी ओपन प्रोग्राम को होल्ड करना, क्या करना, होल्ड करना। यानी आप कोई प्रोग्राम को मिनिमाइज करते हो तो यहीं पे जाकर क्या होता है, ये स्थिर हो जाता है। इसलिए इसको कहा जाता है किसी भी ओपन प्रोग्राम को होल्ड करना किसका काम होता है, टास्क बार का काम होता है। इधर देख रहे हो, ये छोटा सा इधर दिया हुआ है, इसको बोलते हैं नोटिफिकेशन एरिया। यानी जैसे हमारे मोबाइल में नोटिफिकेशन एरिया ऊपर होता है, ऊपर से हम लोग ड्रैग करते हैं, वैसे सेम हमारे डेस्कटॉप में जो नोटिफिकेशन एरिया होता है वो हमारे राइट साइड में होता है, जिसके अंतर्गत हम अपने डाटा कनेक्शन, बैटरी के पावर, ठीक है, मैसेजेस, जो भी चीज आते हैं वो शो करते हैं, ठीक है। और इधर जो था हमारा वो स्टार्ट बटन होता है, विंडोज स्टार्ट बटन। ये जो बटन दिख रहे हैं इसको स्टार्ट बटन बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है सीपीयू, तो हमने बताया था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखो सीपीयू पूछता है, ये नहीं पूछेगा उसका पूरा नाम क्या है, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पूछता है सीपीयू के कितने भाग होते हैं, तो आपको क्या बताना है, तीन भाग होते हैं। पहला भाग कौन कौन सा आता है, इसमें लिखा भी है एएलयू सीयू, लेकिन तीसरा नहीं लिखा है, तो इसमें होता है आपका एएलयू, दूसरा होता है सीयू, तीसरा होता है एमयू। एएलयू को बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यहाँ लिखा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीयू को बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, यहाँ लिखा हुआ है। और एमयू को बोलते हैं मेमोरी यूनिट। यानी इन्हीं तीन चीज से मिलकर हमारा सीपीयू बना होता है, ठीक है ना। जैसे हम कोई इनपुट करते हैं, मान ली कीबोर्ड से कोई डाटा, ठीक है, हमने एक वो इनपुट किया, ठीक। तो ये क्या होता है, कंप्यूटर हमारा मशीनी लैंग्वेज समझता है, ठीक है। तो कंप्यूटर में डाटा जाएगा, तो सीपीयू उसको प्रोसेसिंग करेगा और वो हमारे लायक समझने वाली भाषा में चेंज करके, ठीक है, हमारे सामने आउटपुट रिजल्ट देगा। क्या देगा, ये आउटपुट रिजल्ट देगा। किस रूप में, मॉनिटर के रूप में, मॉनिटर के रूप में, डिस्प्ले के रूप में। यानी डिस्प्ले ही करेगा ना, हमने ए वहां पे दबाया था माउस से, यहाँ पे ए दिखाएगा। इतना काम होने के बाद अगर वही डाटा हम सेव कर देते हैं तो ये प्राइमरी मेमोरी या मेमोरी यूनिट में जाके सेव हो जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, ये हमारा सीपीयू का काम होता है। चलिए अब सीपीयू के कुछ पार्ट्स को देखते हैं, उसके जंक्शंस को देखते हैं, कैसे कैसे उसका यूज होता है, ठीक है। तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। ठीक, तो चलिए अब मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से। सबसे पहले ये देखो सीपीयू जो होता है,
उसको एक चेम्बर में रखा जाता है जिसको केसिंग कहते हैं, यानी उसी केसिंग में सारे प्रोग्राम सारे हमारे इक्विपमेंट को बैठाया जाता है। ठीक है, जो हमारे केसिंग में सबसे मेन होता है वो होता है पावर सप्लाई, क्योंकि बिना पावर सप्लाई के कोई काम हमारे सिस्टम में होगा नहीं, विद्युत नहीं पैदा होगा। दूसरा होता है प्रोसेसर, ये जो देख रहे हो छोटा वाला, ये प्रोसेसर होता है। क्वेश्चन ये एग्जामिनर पूछता है ट्रिपल सी में कि इस प्रोसेसर को हम सीपीयू में कहाँ लगाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेसर को हम सीपीयू में कहाँ लगाते हैं, तो आपका आंसर होगा हम मदरबोर्ड पे लगाते हैं। कहाँ पे लगाते हैं, मदरबोर्ड में। मदरबोर्ड क्या होता है, हमारा मेन बोर्ड होता है। क्या होता है, मेन बोर्ड होता है, जिसकी कलर कोडिंग आपका ग्रीन होता है। इसमें रेड दिया हुआ है लेकिन आप रेड ना जान के उसको ग्रीन जानना, ये ग्रीन कलर होता है जिसमें हमारा क्या होता है, सारा चीज लगा होता है। ठीक, इस रैम यानी ये हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है, इसके ऊपर एक फैन लगा होता है जिसको उसे ठंडा करता है। और यहाँ पर देखिए एक लगा हुआ है हीट श्रिंक। ठीक है, ये इसको बोला जाता है, ये जो है ना व्हाइट वाला, इसको हीट श्रिंक बोला जाता है। ये क्या करता है, हमारे किसी भी जो प्रोसेसर से गर्मी निकलती है ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी सोख लेता है। ठीक है, तो हमारा सिस्टम जल्दी गर्म नहीं होता है। फिर से उसी में हमारे रैम लगे होते हैं। ठीक है, ये सारे रैम है, वीडियो कार्ड्स लगे होते हैं। ठीक है, साउंड कार्ड लगे होते हैं, यानी हर कंपोनेंट हमारे मदरबोर्ड में ही क्या होता है, फिट होता है। और हार्ड डिस्क भी वहीं से उसको ज्वाइंट किया जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, हमारे डीवीडी सीडी लगाने के लिए हमारे पोर्ट्स होते हैं। सीडी का पूरा नाम जान जाइए, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, डीवीडी का डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है ना, ये सारे होते हैं। ठीक, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ये हमारे जो सीपीयू थे उसके अंदर के पार्ट थे। ठीक है, अब चलिए उस सीपीयू के पीछे के पार्ट्स को देखते हैं। ये देखिए जो हमारा ये है, ये पावर सप्लाई का जो पीछे का पोर्शन होता है जहाँ से हम विद्युत देते हैं वो होता है। ठीक है ना, ठीक, ये 3 पिन वाला, ये 3 पिन पावर सप्लाई केवल इसके अंतर्गत लगाया जाता है। ठीक, फिर से यहाँ पे देख रहे हो ये 3 हमारा ऐसे ऐसे बने होते हैं। ठीक, एक होता है लाइन इन, एक लाइन आउट होता है और एक माइक के लिए होता है। ठीक है, फिर से हमारा ये जो होता है वो साउंड के लिए होता है। ठीक, ये दूसरा होता है टीवी आउटपुट के लिए, वीडियो के लिए होता है। ठीक है, क्योंकि हम देखे हुए हमारे पास जो टीवी होता है यानी डीवीडी होता है या डीटीएच जिस समय घर में लगा हो रहा है, उसमें ये सारी चीज़ें लगी रह रही हैं। ठीक है, अब देखो ये कोड है हमारा, ये बोले थे इसी को हम PS2 या ऑप्टिकल कहते हैं। ठीक है ना, पोर्ट। देखो इसका कलर क्या है, ब्लू है। ठीक है, या पर्पल है। ठीक, जिसमें हम कीबोर्ड को लगाते हैं, पहले मैं आपको बताया था। और ग्रीन जो होता है उसमें क्या लगाते हैं, माउस को लगाते हैं। ये चीज़ आप इंपॉर्टेंट करिएगा और इसको याद रखिएगा, ये कोड होता है। ठीक है ना, ये दोनों जो है हमारा ये यूएसबी पोर्ट्स है। ठीक, यहाँ पे लिखा भी हुआ है यूएसबी पोर्ट। और ये जो हमारा ये RJ45 पॉइंट होता है जिसके जरिए हम इथरनेट देते हैं। क्या देते हैं, ईथरनेट को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। ठीक, इधर डीवीडी होता है, फिर से पैरेलल पोर्ट होते हैं। ये VGA केबल्स होते हैं। ठीक है ना, अब इससे क्या होता है, इससे हमारा सिग्नल मॉनिटर पे जाता है। जो भी हम काम करते हैं मॉनिटर पे सिग्नल कैसे आता है, इसी VGA के जरिए आता है, जिसको कहते हैं वीडियो ग्राफिक एडाप्टर। ऐसे ही काम सीरियल पोर्ट का भी होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं इतिहास। क्या देखते हैं, कंप्यूटर का इतिहास। सबसे पहले देखो, जब कंप्यूटर नहीं था तब भी तो लोग गणना करते थे। समय बीता, समय के साथ साथ गणना करने की तकनीक विकसित हुई। जो सबसे पहली तकनीक विकसित हुई वो 500 BC में हुई। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के पहले। ठीक है ना, BC मीन्स होता है क्या चीज, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है ना, ईसा मसीह के पहले जो बनाया गया था मशीन, उसका नाम था अबेकस। ठीक है, अबेकस कहाँ बनाया गया था ये पूछता है, तो ये चाइना में बनाया गया था। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गिनतारा। क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं गिनतारा। ठीक है ना, अब देखो ये अबेकस जो था वो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलता था, यानी इसमें विद्युत नहीं लगता था। उससे केवल आप जोड़ घटाना, जो इस समय बच्चे खिलौना खेलते हैं, उस समय वो क्या था, एक कंप्यूटर था। लेकिन वो एक आविष्कार था, इसलिए उसको पहला कंप्यूटर माना गया है। जो कहाँ बनाया गया था, चीन में बनाया था। इसका पूरा नाम हिंदी में जानिए, उसको गिनतारा कहते हैं, अंग्रेजी में अबेकस कहते हैं। आई होप आपको ये BC समझ आ गया होगा। अब समझाते हैं 1642। देखिए 1642 इसमें पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन का आविष्कार हुआ था। पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार हुआ था, जिसका नाम क्या था, पास्कलाइन था। पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर मशीन का आविष्कार हुआ था जिसका नाम क्या था, पास्कलाइन था, जिसकी खोज जॉन ब्लेसिस पास्कल ने किया था, यानी उसको कहते हैं JB पास्कल। जिसकी खोज किसने किया था, JB पास्कल ने किया था। ये क्या करता था, ये जो मशीन था, ये 2 नंबर को डायरेक्टली क्या करता था, जोड़ता था, घटाता था, गुणा करता था, भाग करता था। बस इसका ये काम था। फिर से समय बीतता गया, जो अगला मशीन आया,
1834 में, यानी 1822 से 1834 ईस्वी के बीच में ये मशीन आया था, ठीक है, जिसे इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज, जिसे इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, कहाँ के थे ये, इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था। उसका नाम क्या था, एनालिटिक इंजन। ये कंप्यूटर आधुनिक कंप्यूटर के समान था, इसमें मेमोरी लगी होती थी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, इसमें मेमोरी के लगा होना था। अब क्या हुआ, इस दौर से हमारे जो कंप्यूटर थे ना, उसमें डाटा का संग्रह होना बहुत ही सही हो गया, ठीक है। अब इसके इन योगदान के कारण, इनके इस बहुत बड़ी योगदान के कारण चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर, FOC, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है किसको, चार्ल्स बेबेज को। अब देखिए, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इन कंप्यूटर में जो प्रोग्राम करती थी ना, ये आपको याद रखना है, इन कंप्यूटर में प्रोग्राम लेडी अगास्टा करती थी, ठीक है ना। कौन करती थी, लेडी अगास्टा करती थी। इसलिए लेडी अगास्टा को पहली प्रोग्रामर महिला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन कंप्यूटर में प्रोग्राम लेडी अगास्टा करती थी, इसलिए इन्हें क्या, किस नाम से जाना जाता है, पहली प्रोग्रामर महिला के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कतें नहीं होंगी, आप आसानी से वीडियो को देख रहे हो और समझ रहे हो, ये हम आशा करते हैं, ठीक है। अब देखो 1890 आया, ठीक है, उसमें आपको बनाया गया ट्रिबुलेटिंग मशीन, टेब्यूलेटिंग मशीन, क्या बनाया गया, टेबुलेटिंग मशीन बनाया गया था। इसके बारे में ज़्यादा एग्जामिनर पूछता नहीं है, बस ये पूछता है ये इसे किसी के द्वारा बनाया गया था, यानी टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो हरमन हॉर्लेस द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, हरमन हॉर्लेस के द्वारा ये मशीन का आविष्कार किया गया था, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। फिर से 1937 आया, ठीक, 1937 में जो मशीन बनाया उसमें पंच कार्ड लगा होता था, यानी जो डाटा स्टोर होते थे वो किस रूप में होते थे, पंच कार्ड रूप में, ठीक है। अब पंच कार्ड होता क्या है, उसमें एक टंकन करने वाली डिवाइसेस लगी होती थी जो क्या करती थी, पंच करके हमारी डाटा को स्टोर करते थे, ठीक है। ये मशीन कुछ ज़्यादा दिन नहीं चला, बस आपको याद रखना है उस मशीन का नाम क्या था जिसमें पंच कार्ड लगे होते थे, तो ट्यूरिंग मशीन। क्या नाम था, ट्यूरिंग मशीन। कब बनाया गया था, 1937 में। आपको ये याद करके रखना है, ये इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। फिर से आया 1945, क्या आया, 1945। 1945 में जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा, 1945 में जॉन वॉन न्यूमैन, ये नाम बहुत ही मायने रखता है आपके लिए। आप लोग जितना पॉइंट बता रहे हैं उसको नोट कर लेना कहीं पे, क्योंकि एग्जाम के लिए CCC के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। 1945 में जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा पहला इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग मशीन बनाया गया। क्या बनाया गया, पहला फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग मशीन बनाया गया, ठीक है, जिसका नाम क्या था, एनिक था और ईवीडेक था। अब ये एनिक क्या होता है, एनिक आप लोग को पढ़ाए होंगे या मेरे वीडियो अगर देखते होंगे तो आपको पता होगा। एनिक होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर इसका पूरा नाम था। इसी कंप्यूटर में आपका वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ था। याद रहे, एवीडेक और एनिक ही कंप्यूटर ऐसा था जिसमें क्या हुआ था, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग मशीन था, ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था, 1945 में जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा इसको बनाया गया था। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। चलते हैं अगला 1947 पे, ठीक है। 1947 में ट्रांजिस्टर की खोज हुई जो वैक्यूम ट्यूब की जगह यूज हुआ, ठीक है, जिसे बेल लैब में बनाया गया था, ठीक है। 1947 में ट्रांजिस्टर की खोज हुई जो क्या किया, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया। इसको बस याद रखिए कहाँ बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, बेल लैब्स के द्वारा इसको बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के लिए, आपको याद करना है, ठीक। फिर से आया 1970, तो उसमें क्या हुआ, हमारा IC इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट आ जाने की वजह से हमारे कंप्यूटर के जगत में क्रांति आई, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आना शुरू हो गई और यहीं से कंप्यूटर का युग का बहुत बड़ी बदलाव को आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि कंप्यूटर इतने छोटे हो गए कि वो सबके पास आना शुरू हो गए थे, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। और यही आगे चलकर हजारों IC और मिलियंस ऑफ IC को मिलाकर प्रोसेसर का निर्माण होता है, ठीक है। IC को एक और नाम से जानते हैं, सेमी कंडक्टर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, आईसी को किस नाम से जानते हैं, सेमीकंडक्टर, ठीक है। फिर से एक चीज और याद रखना है, आईसी को तो आप जानेंगे सेमीकंडक्टर कहते हैं। फिर से आपको ये याद रखना है कि सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, ठीक है ना, तो सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है, बेंगलुरु को क्या बोला जाता है, सिलिकॉन वैली बोला जाता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से वीडियो देखे होंगे और वीडियो पसंद आया होगा।
चलिए नेक्स्ट अगला चलते हैं। इतिहास हमने जान लिया, उसके बाद आप क्या सीखते हैं, उसके जनरेशन को, ठीक है ना। अब देखो यहाँ जनरेशन आता है, इसको आपको 5 भागों में बांट दिया गया जनरेशन को, 2 3 4 5 भागों में बांटा गया। जो फर्स्ट जनरेशन था इसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का, थर्ड में आईसी चिप्स का, फिफ्थ में माइक्रो प्रोसेसर और पांचवें में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। आपको याद क्या करना है, इस जनरेशन में हमारा कौन कौन से कंप्यूटर मार्केट में आए, ठीक है, और ये कब से कब तक था। तो 1945 से 1955 तक फर्स्ट जनरेशन था, 1959 से 65 तक हमारा क्या था, सेकंड जनरेशन था, 1965 से 75 तक थर्ड जनरेशन था, 1975 से 90 तक हमारा फोर्थ जनरेशन था, और फिफ्थ जनरेशन 1990 से अब तक चल रहा है, वो हमारा फिफ्थ जनरेशन है। अब देखो इसमें याद क्या करना है, इस जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर आए। तो ये हम पहले भी आपको अभी हिस्ट्री में बता रहे थे, एनिक, ईवीडेक और ईडीसैक हमारे क्या है, इस जनरेशन के कंप्यूटर हैं। इनमें क्या हुआ, जो लैंग्वेज का प्रयोग किया गया वो मशीनिक लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था, ठीक है ना, मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था, जिसमें 20,000 कैरेक्टर को इंक्लूड किया गया, जिसकी क्षमता क्या इतना थी, 20,000 कैरेक्टर के बराबर थे, ठीक है। अगला आया सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में जो कंप्यूटर था वो था IBM 1794, ठीक है, IBM 1401, CDC 1800, ठीक है ना। ये हमारे कंप्यूटर थे सेकंड जनरेशन के, ठीक है। IBM का पूरा नाम जान जाओ, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होता है, इंटरनेशनल मशीन होता है, ठीक है ना। IBM का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। उसमें आपका सॉफ्टवेयर का जो प्रयोग हुआ वो असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग हुआ, जिसमें 1 लाख कैरेक्टर की कैपेसिटी थी, ठीक है। थर्ड जनरेशन आया तो उसमें आया आपका IBM 360 और PDP 11, PDP 8 भी आया था इसी समय, ठीक, जो 1965 में आया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक। जो पहला हमारा क्या है, मिनी कंप्यूटर है, क्या है, मिनी कंप्यूटर है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक। इसमें किस लैंग्वेज का प्रयोग किया, हाई लेवल लैंग्वेज का। उसमें आधा मिलियन क्या हुआ, कैरेक्टर की कैपेसिटी की क्षमता थी, ठीक। फोर्थ जनरेशन आया तो इसमें आपका है IBM 360 और हनीवेल 6080 और एप्पल, ठीक है ना, ये हमारे फोर्थ जनरेशन में आया, ठीक है। इसमें जो सॉफ्टवेयर था जो UGLS यूथ जनरेशन लैंग्वेज का प्रयोग किया है, जिसकी कैपेसिटी 1 मिलियन कैरेक्टर के बराबर थे, ठीक है ना। फिर से हमारा फिफ्थ जनरेशन आया, ठीक है, उसका प्रयोग VLSI और ULSI यानी वेरी लार्ज स्केलिंग इंटीग्रेशन और अल्ट्रा लार्ज स्केलिंग इंटीग्रेशन के रूप में किया गया, ठीक है। और उसमें जो सॉफ्टवेयर था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का था और उसकी कैपेसिटी अनलिमिटेड है, जो हम इसी कंप्यूटर को फ्यूचर का कंप्यूटर, भविष्य का कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। आपको ये चीज जानना बहुत जरूरी है, ठीक, कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है, एग्जाम में पूछ देता है, तो आपको याद रखना क्या है, क्रे 1, क्या है, क्रे 1। भारत में बना पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, परम, ठीक है। तत्पश्चात कौन सा आया, अनुपम, ठीक है ना। ये हमारे कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर भारत के, ठीक है, ये याद रखना है। भारत में सबसे पहले कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था, उसका नाम क्या था, सिद्धार्थ। क्या नाम था, सिद्धार्थ। ये आपको याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आई होप आपको ये समझ आ गया। हाँ, इसी के साथ साथ आप याद रख लीजिएगा 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है ना। 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के चैप्टर को देखने के लिए, ठीक है, जिसमें आपको मैं मेमोरी बताने वाला हूँ, ठीक है। फिर से मैं आपको पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर बताऊँगा, ठीक, फिर से डिस्प्ले का प्रकार बताऊँगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताऊँगा। यानी 2 दिन के अंदर मैं आपको पूरा बेसिक फंडामेंटल खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। ठीक, तो यानी मेरा चैप्टर खत्म होगा। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग।